Good morning, students. Today we are going to start new chapter, chapter 5, that is movement towards independence. See, in previous chapter we have studied about different movements of India, means national movements of India, means आज़ादी से पहले जो अलग अलग आंदोलन चले थे उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था. प्लस हमने वी हैव स्टडीड दैट हाउ the people who struggle for the great leaders who struggle for the movements and for the independence of India, and what were the policies of Britishers for the Indians, and how the Britishers ruled over India. And when they started ruled full 100%, when they started 100% rule over India, then the different movements started through the Indians who realized that we should get the इंडिपेंडेंसी. तो उसमें मूवमेंट्स, अलग अलग मूवमेंट्स जो क्रांतिकारियों ने अलग अलग मूवमेंट्स आंदोलन चलाए थे उनके बारे में पढ़ा था. अब जो हैं, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मूवमेंट्स which was actually for the independence, जो कि आज़ादी के लिए. अब जो आंदोलन चले थे वो सिर्फ आज़ादी के लिए चले थे. इससे पहले जो आंदोलन थे वो ह्यूमन राइट्स के लिए थे, इंडियंस को अलग अलग अधिकार के लिए थे, फिर ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए थे, या जो क्रांति हो रहे थे उन पे जो अत्याचार हो रहे थे क्रांतिकारियों पे, उनके लिए आंदोलन चल रहे थे. लेकिन इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के लिए जो भी आंदोलन चले उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. द पीरियड फ्रॉम 1920 to 1947 is considered as Gandhian age and the Gandhian movement of struggle for independence. This second stage of national movement of India is the struggle for having constitutional rights. Moreover, it is the struggle for the freedom of India too. This struggle passed through a stream of events and there was a uniform effect of it. So we shall observe the effect in this chapter. क्या बोल रहे हैं? 1920 से 1947 का जो टाइम था, जो पीरियड था, उसको कहा जाता है गांधीयन एज, यानी महात्मा गांधी का एज कहा जाता है, महात्मा गांधी का टाइम कहा जाता है. और उस एज में जो मूवमेंट्स, गांधीयन मूवमेंट्स जो थे वो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस थे. अब इस एज में जितने स्ट्रगल हुए वो आज़ादी के लिए स्ट्रगल हुए, और इसको नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया का सेकेंड स्टेज माना जाता है. फर्स्ट स्टेज हो गया जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, ये सेकेंड स्टेज है जिसमें इस बात का जिक्र है, इस बात को रखा गया है कि हर इंडियन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले और इंडिया को आज़ादी मिले. और इन सब इवेंट्स को हम इस चैप्टर में देखेंगे थ्रू द डिफरेंट मूवमेंट्स एंड पॉलिसीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट साइमन कमीशन. तो साइमन कमीशन क्या है इसके बारे में देखते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 1927 में. Montfort Amendment declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effects and operation of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India. But 2 years later, government appointed Simon Commission. क्या हुआ कि 1919 में एक अमेंडमेंट डिक्लेयर हुआ जो मॉन्टफोर्ट अमेंडमेंट माना जाता है. वो इसलिए ताकि कमीशन जो है इंडिया भेजा गया ताकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बने हैं उसमें और क्या चेंजेस लाने हैं, उसमें और क्या सजेशन किए जा सकते हैं, इसके लिए अमेंडमेंट डिक्लेयर हुआ. लेकिन जो कि 10 साल का था, लेकिन 2 साल में ही एक गवर्नमेंट ने क्या किया, साइमन कमीशन अपॉइंट कर लिया. और द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ सर जॉन साइमन एंड 7 अदर मेंबर्स. और साइमन कमीशन के जो लीडर थे वो कौन था, सर जॉन साइमन थे, और उनके 7 अदर मेंबर्स थे जो कि इंडिया बुलाए गए थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट.
क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो वहाँ पे रूल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ऑल ऑफ देम वर मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, देयर वॉज नॉट अ सिंगल इंडियन एज अ मेंबर। और वो सारे कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे। उनमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं रखा गया था, जबकि इंडियंस ने रिकमेंड किया था कि इस कमीशन में किसी न किसी इंडियन को रखा जाए। और लेकिन कमीशन ने क्या किया, वो इसलिए इंडियंस ने ये जो जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने ये कहा कि इस साइमन कमीशन में इंडियन मेंबर्स को भी रखा जाए, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स और हमारे दर्द को, इंडियन सोसाइटी के दर्द को समझ सके। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस रिकमेंडेशन को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। सो द इंडियन डिसाइडेड टू अपोज इट। और जब ये रिकमेंडेशन, इंडियन पॉलिटिशियंस की रिकमेंडेशन कि किसी इंडियन मेंबर्स को भी साइमन कमीशन में रखा जाए, जब इस रिकमेंडेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो इंडियंस ने इस साइमन कमीशन का अपोज किया और उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका अपोज किया, जैसे स्ट्राइक किए, असेंबली बुलाई और बहुत सारे प्रोसेशंस हुए, यानी सभाएं हुई, फिर स्लोगन्स बने, साइमन गो बैक एंड अनफर्लिंग ऑफ ब्लैक फ्लैग्स टू अपैरल। और इस स्लोगन के साथ लोग रैली निकालने लगे और रैली में काले झंडे का इस्तेमाल होने लगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट मर्सीलेसली, यानी जो जब ये अपोज करने लगे इंडियंस और रैली निकालने लगे, सभाएं बुलाने लगे और स्लोगन्स बोलने लगे कि साइमन गो बैक, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने क्या किया, इस मूवमेंट का को दबाने के लिए बहुत बेरहमी से मतलब कोई भी एक्शन ले रहे थे, यानी वहाँ लोगों को मारा जा रहा था। जितने रैलीज़ में जो लोग थे, जितने इंडियंस थे, उनको मारा जा रहा था, उनके ऊपर कोई भी तरस नहीं खा रहे थे, यानी मर्सीफुल नहीं थे। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम विक्टिम ऑफ ऑप्रेसिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। और ये लोग जो थे गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के विक्टिम थे, जिन्होंने साइमन कमीशन बुलाया था। उनकी पॉलिसी ये थी कि साइमन कमीशन को बुलाया जाए। एक्चुअल में जो इनकी पॉलिसी थी कि साइमन कमीशन बुलाया जाए और इस कमीशन में किसी भी इंडियन को ना रखने की वजह ये थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाता। और इन सब के विक्टिम कौन थे, यानी जो विक्टिम यानी जो साक्षी थे वो कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू। द असिस्टेंट पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑर्डर्ड लाठी चार्ज ऑन लाला जीज प्रोसेशन। जो लाला जी ने सभा बुलाई थी और जो रैली की थी और जो उन्होंने जो भी स्लोगन्स बनाए थे और जब वो स्ट्राइक पे बैठे थे, तो जो असिस्टेंट पुलिस सुप्रिटेंडेंट था उसने क्या किया, लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज किया। और लाला इस तरह से, इस बेरहमी से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था कि वो बहुत ज़्यादा इंजूर्ड हो गए थे और उनको लाहौर में और ये कब हुआ, जब वो लाहौर के इस रैली पे लीड कर रहे थे। मतलब लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे और रैली को लीड कर रहे थे। तभी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसने लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज कर दिया और बहुत बेरहमी से मारा, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनकी इस डेथ ने भगत सिंह और सुखदेव जो इनकी इस डेथ को सुन के, इस खबर को सुन के भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हैं, उन्होंने सौंदर्य करके एक है उसको मार दिया। फिर आया नेहरू कमेटी। साइमन कमीशन के बाद नेहरू कमेटी बनी, जो कि जिसको लीड करने वाले ऑब्वियसली कौन थे? नेहरू जी होंगे। With the opposition of Simon Commission, Hindi Wazir Birkenhead presented a draft of the constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all parties formulate a appropriate constitution which the British government will
further think upon. By understanding the challenges of this report, National General Assembly constituted Nehru Committee report under presidency of Motilal Nehru. This report, which was given, is known as Nehru Report, which states that the dominant status, independent judiciary, fundamental rights and adult suffrage. Eventually, the British government rejected the recommendation made in this report. जो नेहरू कमेटी थी वो एक्चुअली में जब साइमन कमीशन का अपोजिशन होने लगा तो इस कमेटी को बनाया गया और इस कमेटी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो जो ड्राफ्ट था कि साइमन कमीशन में इन सारी चीज़ों को ऐड करना चाहिए था। क्या ऐड करना चाहिए था कि हर इसमें जो इंडियन लीडर्स ऑफ ऑल पार्टीज़ जो हैं वो ये बताना चाहते थे कि अब हम क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रोप्रिएट समझ चुके हैं और लीड कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस कमीशन के बारे में फिर से सोचना चाहिए और उन्होंने बाय अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस ऑफ दिस रिपोर्ट नेशनल जनरल असेंबली ने क्या किया, नेहरू कमेटी बना दी और इस नेहरू कमेटी का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, मोतीलाल नेहरू को। और इस रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट इसलिए कहा गया, इसमें ये लिखा हुआ था, इस रिपोर्ट में लिखा था जो इंडियन पब्लिक है उसके स्टेटस के बारे में, डोमिनेंट स्टेटस यानी जो उनको दबाया जा रहा उसके स्टेटस के बारे में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में मेंशन था, उनके जो फंडामेंटल अधिकार हैं उसके बारे में था और मतलब इंडियंस के जो बेसिक राइट्स हैं उनके बारे में इस रिपोर्ट में था। जब कमेटी ने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से इस रिकमेंडेशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर नई असेंबली स्टार्ट हुई। जैसे ही अगेन इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया तब नई कमेटी तैयार हुई और उसमें क्या, वो कमेटी क्या थी, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब जब दोबारा इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया तो जो इंडियंस थे और जो इंडियन लीडर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे ना, अब उन्होंने ये ठान लिया था कि अब हमें थोड़ी नहीं पूरी आज़ादी चाहिए। अभी तक वो चाह रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स मिले हमें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, मानव अधिकार का हनन ना हो, इन सब चीज़ों को रखा गया था रिपोर्ट में। लेकिन अब सारे इंडियन पॉलिटिशियंस इस ज़िद में आ गए थे कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए। During this time, National Assembly members Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were active national leaders. They were the propagators of complete independence. Youth of India were not happy with the dominant status. On the bank of the river Ravi in Lahore, under the leadership of Jawaharlal Nehru, National General Assembly passed a resolution of complete independence. अब क्या हुआ, जब नेशनल असेंबली बनी उसके मेंबर्स कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो सबसे एक्टिव लीडर माने जाते थे। और इन्होंने अब उन्होंने प्रण ले लिया था कि हमें भारत को आज़ाद कराना है। और जो यूथ थी यानी जो यंग इंडियंस थे वो डोमिनेंट स्टेटस यानी जो इनको दबाया जा रहा था, इनके अधिकारों का हनन हो रहा था, उससे वो लोग खुश नहीं थे। इस वजह से इस नेशनल असेंबली का गठन हुआ और इस गठन में इसका गठन कहाँ हुआ, बैंक ऑफ रिवर रावी जो लाहौर में है उसके पास हुआ। और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में नेशनल जनरल असेंबली ने एक प्रण लिया कि अब हम हिंदुस्तान को आज़ाद करा के ही रहेंगे। After that, on 26 January 1930, the members took the oath of complete independence and celebrated Independence Day. Since then, January 26th has become memorable for all of us. Independent India has made the Republic Day memorable by implementing the Constitution of India on this day. यानी क्या, और जब इन लोगों ने ये प्रण ले लिया तो 26 जनवरी 1930 को सारे मेंबर्स ने एक ओथ लिया यानी वचन ली कि अब हम पूरे हिंदुस्तान को पूरी तरह से आज़ाद करा के रहेंगे। और तब से ही 26 जनवरी को एक मेमोरेबल डे के जैसा माना जाता है और
इसलिए रिपब्लिक डे भी उसी दिन मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है मेमोरेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे। और इस दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। तो 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे माना जाता है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। अब जब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने और बाकी लीडर्स ने ओथ ले लिया कि अब हम हिंदुस्तान को पूरी तरह से आज़ाद करा देंगे, फिर गांधी जी ने एक यात्रा की जिसको कहते हैं दांडी यात्रा, इसलिए क्योंकि उन्होंने पैदल ही यात्रा की थी और फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6 ये यात्रा चली थी। As a part of civil disobedience movement, Gandhiji decided to go to Dandi village by its sea coast to break the salt law। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक नमक कानून भी बनाया हुआ था, तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो डांडी विलेज जाएंगे और जो नदी के किनारे वहाँ पहुँच के जो नमक पे कानून बना है उसको वो तोड़ेंगे। On the 11th of March evening, in the assembly of thousands of people, the message of Satyagraha was set. Even if people got arrested with firm determination of non-violence, struggle against government continued on 12th March 1930 under his leadership. Gandhiji commenced Dandi Yatra with his supporters from Harijan Ashram, singing the hymn वैष्णव जनते तेने रे कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे। मतलब जब ये अमेंडमेंट पास हुआ, फिर सत्याग्रह 11 मार्च को की शाम को जब असेंबली में हज़ारों लोग इकट्ठा हुए तो सत्याग्रह का द मैसेज ऑफ सत्याग्रह वॉज सेट। कहाँ ब्रिटिशर्स को पहुँचा, यहाँ तक कि लोगों को क्या हुआ, अरेस्ट भी किया गया और बहुत सारे नॉन वायलेंस स्ट्रगल भी हुए। लेकिन 12 मार्च को गांधी जी की लीडरशिप में क्या हुई, दांडी यात्रा स्टार्ट हुई और सपोर्टर्स ने उनका साथ दिया और ये जो वैष्णव जयंती जो सॉन्ग है इसको गाते हुए वो लोग दांडी यात्रा शुरू किए। Gandhiji said in Dandi Yatra, brave never run away from struggle. The one who runs by seeing the struggle is not brave. उन्होंने क्या कहा कि बहादुर हमें कभी भी स्ट्रगल करने से भागते नहीं हैं और जो स्ट्रगल को देख के यानी परेशानियों को देख के भाग जाते हैं वो कभी बहादुर नहीं हो सकते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, सरोजनी नायडू, महादेव भाई देसाई एक्सेट्रा स्टार्टेड दांडी मार्च। यानी इनके साथ महादेव भाई और सरोजनी नायडू ने भी दांडी मार्च शुरू की। और ये जो मार्च थी कितने किलोमीटर की थी, 370 किलोमीटर्स की थी, जिसमें असाली, बरेजा, नाडियाड, आनंद, बोरियावी, रास, जंबूसर, भरूच, सूरत, नवसारी एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज रीजन्स सब उन्होंने कवर किया था। और इस दांडी मार्च में ये सारे रीजन के लोग भी क्या थे, पीपल वर एक्सप्लेन द रीज़न फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। वो लोग ये बताते थे, मतलब इन जगहों के लोगों ने ये बताया है कि इस दांडी मार्च में इन जगहों के लोगों ने क्या बताया कि क्या वजह थी जो नमक कानून को तोड़ने की। गांधी जी टोल्ड एट भाट, आई शैल डाई द डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग बट आई विल नॉट रिटर्न टू दिस आश्रम विदाउट अटेनिंग पूर्ण स्वराज। क्या कहा उन्होंने इस मार्च के दौरान, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा, 29 मार्च 1930 पे को उन्होंने कहा कि मैं कौवे और कुत्ते की मौत मरना पसंद करूँगा, लेकिन अब मैं आश्रम तब तक वापस नहीं जाऊँगा जब तक कि पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता, यानी पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल जाती। एज दांडी मार्च पास थ्रू दीज small and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses with torrents and showed conscience for this satyagraha.
Dandi Yatra had a wonderful effect in creating astonishing faith, unity, and consciousness among people. The whole nation was involved in a wave of satyagraha. Gandhiji, along with his colleagues and supporters, reached Dandi after 24 days of march. On early morning of April 6 at 6:30 a.m., Gandhiji broke the salt law by picking a handful of salt from the sea coast. क्या हुआ? जब दांडी मार्च शुरू हुआ था तो छोटे बड़े जितने शहर इस बीच पड़े, हर गांव के हर शहर को, गांव के हर रोड को, हर शहर के कोने कोने को सजाया गया। लोग वहाँ सजाने लगे और लोगों ने अपना कंसाइंस दिखाया, इस मतलब सहमति दिखाई सत्याग्रह के लिए और कॉन्शियसनेस की वो बहुत अग्री हैं और बहुत ज़्यादा फेवर में हैं गांधी जी के सत्याग्रह से। इन सबको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? रोडों को सजाया, घरों को सजाया, साफ सफाई की, जहाँ से भी ये दांडी यात्रा निकली थी। और पूरा जो लगभग सारा देश ही इस सत्याग्रह में क्या था? इन्वॉल्व था। गांधी जी अपने सपोर्टर्स और अपने कलीग्स के साथ 24 दिनों में इस मार्च जो यात्रा थी उन्होंने उसको कंप्लीट की और अर्ली मॉर्निंग 6 अप्रैल को उन्होंने हाथ में नमक को लेके नमक कानून को तोड़ा। और क्या कहा उन्होंने? आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ। उन्होंने नमक को हाथ में लेके क्या कहा कि मैंने नमक कानून को तोड़ दिया। एंड वाइल एड्रेसिंग द पीपल गैदर्ड देयर ही अटर्ड, I by this event am applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. Shri Mahadev Bhai Desai has compared this event as Mahabinishkraman, the great renunciation. अब जब उन्होंने ये कहा और उन्होंने लोगों को एड्रेस करते हुए जो वहाँ पे लोग इकट्ठा थे, क्या कहा कि मैं इस इवेंट के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ब्रिटिशर्स का एम्पायर है इसमें क्या डाल दिया है? नमक को अप्लाई कर दिया है। यानी अब जो एम्पायर है वो क्या होगा? इनका नमक की तरह घुल जाएगा। Journalists, photographers, writers, historians of India and across the world visited and published report about what they witnessed in their own न्यूज़पेपर्स एंड बुकलेट्स। वहाँ जितने भी पत्रकार और जर्नलिस्ट थे उन्होंने अपने अपने न्यूज़, अपने अपने मैगजीन्स में जो चीज़ें वहाँ उन्होंने देखी उन सबको लिख डाला। In this way, the Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12th March, was nationally acclaimed, achieved its physical completion, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. Civil disobedience movement generated new national consciousness among people of India. The British police beat them mercilessly. Lathi charge, arrest, shooting and oppression on women and children continued, but agitation did not decrease. जब ये नमक कानून तोड़ा गया तो दांडी यात्रा तो 12 मार्च को जो स्टार्ट हुई थी वो इस तरह से साबरमती से जो स्टार्ट हुई थी वो 12 मार्च को वो अपनी अचीवमेंट जो वो चाहते थे गांधी जी ने वो कर लिया। लेकिन इसने एक ये भी अप्लाई कर दिया, ये भी गवर्नमेंट को बता दिया कि अब इनका जो एम्पायर है ब्रिटिश एम्पायर वो अब ख़त्म हो जाएगा। और इस मूवमेंट ने जो डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसने नेशनल कॉन्शियसनेस को पीपल जो हिंदुस्तानी लोग थे, इंडियन लोग थे, उनके अंदर कॉन्शियसनेस जगा दी, यानी लोग जागरूक हो गए इस मूवमेंट के थ्रू। और ब्रिटिश पुलिस गुस्से में आके लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगी, लाठी चार्ज करने लगी, अरेस्ट करने लगी, शूट करने लगी, यानी
शूट यानी बंदूकों से गोली मारने लगी, उन पे अत्याचार करने लगी, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों पे भी अत्याचार होने लगा। लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तानी पूरी तरह से जाग चुके थे तो उनके अंदर का जो जोश था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, इतना अत्याचार होने के बावजूद भी। During Dandi March, numerous constructive programs like boycott of foreign clothes, prohibition of liquor, removing untouchability, Hindu-Muslim unity and oath to do social service etc. were held। और जब दांडी मार्च हुआ तो बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हुए, जैसे विदेशी कपड़ों का बायकाट हुआ, जो शराब है उन पे रोक लगा, छुआछूत को दूर किया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे प्रण लिया गया और ये सारे सोशल सर्विस हुए। Dandi Yatra and breaking of salt law brought not only nationwide consciousness, but it brought fame in aspects of non-violent struggle and movements worldwide. Processions, programs and assemblies were conducted by boycotting foreign goods, prohibition of foreign liquor and picketing on liquor making, not giving revenue tax, satyagrah for removal of untouchability. To weaken these agitation and struggles, the government started lathi charge, imprisonment and other atrocities. People reacted by destroying railway station, post office, police station and other government buildings. Incidents like agitation held under the leadership of Abdul Ghaffar Khan, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, बॉम्बे स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन लिकर अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरबा गांधी इन बॉम्बे, घरसाना in Surat and in Viramgam during the salt law agitation, renunciation of government services as well as removal of children from government school were the major highlights of these movements। मीन्स जब दांडी यात्रा स्टार्ट हुई और उसमें जब नमक कानून तोड़ा गया तो पूरा देश क्या हो गया, जागरूक हो गया और ये पूरे देश में इस तरह से पूरे देश में नॉन वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट हो गया और जिससे लोगों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इनको देख के लोगों ने जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने लोगों पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया, उन पे हर तरह के अत्याचार करने लगे। लेकिन जो हिंदुस्तानी थे उनका जो जोश था वो कम नहीं हो रहा था और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर लोग विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और जो गवर्नमेंट स्कूल थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स थे, उनसे बच्चों को निकाला जा रहा था। ये सारी चीज़ें इस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड थी। तो इस तरह से दांडी यात्रा जो है लोगों के अंदर, दांडी यात्रा और जो नमक कानून तोड़ने जो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, इसके बाद से लोगों के अंदर और ज़्यादा हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जागरूकता और ज़्यादा बढ़ गई थी। सो दिस ऑल इज़ अबाउट द दांडी यात्रा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद गांधी इरविन पैक्ट और क्विट इंडिया मूवमेंट, बाकी सत्याग्रह मूवमेंट, इन सब बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे। आफ्टर द क्लास यू कैन गो थ्रू विद दिस कंटेंट और अगर आपको फिर नहीं समझ में आए देन यू कैन आस्क टू मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।